अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल साइंस में अपन बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है, या यूं कहा जाए कि वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, वहां पर क्यों सफल नहीं हो पा रहा है और बार बार सैनिक शासन क्यों स्थापित हो रहा है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि सैनिक शासन स्थापना के प्रमुख कारण क्या है और लोकतंत्र स्थापना क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके क्या कारण है। तो देखिए, पहले हम पहले हम बात कर लें कि लोकतांत्रिक सरकार कब कब बनी है। लोकतांत्रिक सरकार कब कब बनी है और सैनिक शासन कब कब रहा है। देखिए, सैनिक शासन जो है आप देखेंगे जो 1947 के बाद से ही जनरल अयूब खां राष्ट्रपति बन गए हैं। फिर इसके बाद में आते हैं जनरल याहिया खां। आप इस दौरान देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था 1971 में। ये उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि 71 में चुनाव होते हैं और चुनाव में यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो लोकतांत्रिक सरकार बनाने में सफल होते हैं। यहाँ पर कौन सी सरकार आ जाती है? लोकतांत्रिक। कौन सी सरकार बन जाती है? यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 1971 से 1977 तक यहाँ पर सरकार रहती है। 1977 में पुनः एक व्यक्ति आते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो के स्थान पर यहाँ पर सैनिक शासन स्थापित कर देते हैं। सैनिक शासन स्थापन करने वाला कौन है? वो पर जनरल जिया उल हक। ये जो है राष्ट्रपति 1988 तक रहते हैं। 77 से लेकर के 88 इनके काल में यहाँ पर लोगों ने काफी जन आंदोलन भी किए हैं। लोगों ने लोकतांत्रिक डिमांड भी की है कि भाई लोकतंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन सेना का प्रभाव होने के कारण, या यूं कहा जाए कि जो वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं और वहाँ के जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए वहाँ लोकतंत्र कितना सफल हो रहा है, उस आधार पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र उतना कामयाब नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो है मैं अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कब कब कौन कौन से शासन रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1988 तक यहाँ पर सैनिक शासन रहा है। फिर उसके बाद में 1988 के बाद में चुनाव होते हैं और यहाँ पर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, जिसका नाम है बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है। लोकतांत्रिक सरकार बनती है। फिर इसके साथ साथ इसके बाद में जो है नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ये है 1999 तक ही चल पाती है। 1999 में यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। क्या नाम है उनका? जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं और यहाँ पर पुनः क्या स्थापित कर देते हैं? सैनिक शासन स्थापित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1947 से 71 तक यहाँ पर क्या रहा है? सैनिक शासन रहा है। फिर एक बार यहाँ पर पुनः लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई है, 1971 और 77 में हुई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो गया है, 1977 से 1988 के मध्य हुआ है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 88 के बाद में यहाँ पर पुनः
एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में और नवाज शरीफ के नेतृत्व में। लेकिन नवाज शरीफ को हटा करके यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पुनः सैनिक शासन स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया? सैनिक शासन स्थापित कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हमने देखा कि जो है ज्यादातर जो समय है वो सैनिक शासन के हाथ में रहा है। देखिए इसके बाद में हम देखेंगे कि जनरल परवेज मुशर्रफ, या यूं कहा जाए कि जो सैनिक शासन है 2008 तक रहता है यहाँ पर। कब तक रहता है यहाँ पर? 2008 तक यहाँ पर सैनिक शासन रहता है। 2008 के बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आती है। लोकतांत्रिक सरकारें आती हैं जिसमें आप देखेंगे नवाज शरीफ आते हैं, वापस नवाज शरीफ आते हैं, फिर इसके बाद में इमरान खान आते हैं, और अभी वर्तमान में आप देखेंगे यहाँ पर शहनवाज खान। शहनवाज खान भी यहाँ पर बागडोर संभालते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना होती है। अब वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शहनवाज खान है। ये लोकतांत्रिक सरकार है। इसके बाद में यहाँ लोकतांत्रिक सरकार आ जाती है। लेकिन अब यहाँ ये चीज देखने की है कि लोकतांत्रिक सरकार, भारत में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैनिक शासन स्थापित हुआ हो, कभी ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार 1975 के अंदर यहाँ पर जो आपातकाल लगा था, उस दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि यहाँ तानाशाही शासन स्थापित हुआ था, लेकिन उसको हम सैनिक शासन में काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र अब क्यों स्थापित नहीं हो रहा है? लोकतंत्र की स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है, सैनिक तंत्र यहाँ पर क्यों स्थापित हो पा रहा है? तो इसके कुछ अंदरूनी कारण हैं। जैसे मान लेते हैं, हम देखें कि किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र के समर्थक बहुत ज्यादा होने चाहिए, तभी वहां पर लोकतंत्र कामयाब होगा। अब लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले उच्च वर्ग नहीं होता है, क्योंकि उच्च वर्ग के पास विशेष अधिकार होते हैं, आर्थिक संसाधन होते हैं, और उनके बलबूते वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। अपनी प्रतिष्ठा गिरने के डर से वह लोकतंत्र को कामयाब नहीं होने देते हैं। तो जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है, लोकतंत्र को बढ़ावा वही देते हैं अधिकांशतः। अभी वहां पर जो सामाजिक स्थिति है पाकिस्तान में, वहां पर देखिए सेना का प्रभाव है, फिर वहां पर धर्म गुरुओं का प्रभाव है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वहां पर भूस्वामी हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो भूस्वामी हैं समाज के मूल आधार माने जाते हैं। देखिए, समाज में अब जो है इनका प्रभाव है, और ये जो व्यक्ति हैं लोकतंत्र को नहीं चाहते हैं। समझ में आया? लोकतंत्र को कौन चाहते हैं? मध्यम वर्ग चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहते। तो ये वर्ग जब मिल जाता है तो ये क्या करता है? इस सेना को क्या करता है? प्रभावी कर देता है। सेना को प्रभावी करने के कारण से लोकतंत्र विफल हो जाता है और सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। और भी कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के ही कारण, यही कारण है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोकतंत्र में भी कोई खोट मिलता है। देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र क्यों सफल नहीं हो पा रहा है, इसका मुख्य कारण ये भी है कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण चीज होती है राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियां, जो पाकिस्तान की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में जो है स्वार्थ परकता ज्यादा देखी जाती है। उनमें स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़े जाते हैं। वो राष्ट्र के नाम पर कभी भी वह अपने उद्देश्य या फिर मैनिफेस्टो निर्धारित नहीं करते हैं,
उनमें जो भावना होती है वो स्वार्थ सिद्धि को लेकर के होती है। अपने हितों को वो सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र के हितों को नहीं मानते हैं। दूसरी चीज कि लोकतंत्र जो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों का शासन होता है। अब सभी लोगों का शासन होगा तो इसमें इस वर्ग की भूमिका कम हो जाती है। तो इस वर्ग की भूमिका कम हो जाती है तो लोकतंत्र को यह एक ढकोसला कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक ढकोसला है। ये कोई अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है। इसलिए भी अब इसमें भी कुछ कमियां, जैसे कुछ दमा चौकड़ी हो जाती है। जैसे मान लो चुनाव आए, चुनावों में बहुत सारी पार्टियां आती हैं और गांव-गांव घूमती हैं, लोगों के पास जाती हैं। तो ऐसा इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है चुनावों में कि उससे हम 5 साल पीछे और चले जाते हैं। इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट, जहाँ इस पैसे को जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लगाना चाहिए या फिर और हमें शैक्षिक है, सामाजिक स्थितियां सुधारने के लिए लगाना चाहिए, तो उस पैसे को हम कहाँ लगा रहे हैं? चुनाव में लगा रहे हैं। तो ये ऐसा महसूस करते हैं कि इस तरह से लोकतंत्र क्या है? एक ढकोसला है या धमा चौकड़ी कह सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र को एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं मानते हैं। तो अब कुछ कमियां इसमें भी रही हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ती हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? इन्होंने देखिए, अभी तक यहाँ पर जब लोकतंत्र स्थापित नहीं हो रहा है तो जैसे अमेरिका है वो लोकतंत्र का पक्षधर माना जाता है। अन्य जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो भी लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी राष्ट्र जो है वो ये नहीं कहता है कि लोकतंत्र को यहाँ स्थापित किया जाए, सैनिक तंत्र को स्थापित नहीं किया जाए। अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए यहाँ पर हमेशा से एक बात कहता आया है कि जो पाकिस्तान है वो किसका सदस्य है? सेंटो का और सीटो का। ये जो दोनों संगठन है ये एक सैनिक संगठन है। सैनिक संगठन है। अब जो सैनिक संगठन है तो ये जो है पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों के अनुरूप काम करता है। तो अमेरिका क्या चाहेगा कि सैनिक शासन को ही मजबूत किया जाए, यही चाहेगा ना। तो ये भी क्या चाहता है? लोकतंत्र यहाँ कामयाब ना हो, यहाँ पर के कौन से शासन व्यवस्था स्थापित हो? सैनिक शासन व्यवस्था हो। दूसरी चीज यहाँ पर कि जनता को हम बरगला नहीं सकते। जनता को हम बरगला नहीं सकते। अगर जनता को हम बरगलाएंगे तो हमें बहुत लंबे प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तो हम बहुत सारे लोगों को नहीं बरगला सकते। तो ये क्या सोचते हैं कि किसी एक व्यक्ति को हम ऐसा अपने हितों के अनुरूप उनको या कुछ सुविधाएं प्रदान करके, व्यक्तिगत सुविधाएं प्रदान करके या फिर सेना के हितों के अनुरूप कार्य करके हम उन्हें अपने पक्ष में ले सकते हैं और ये सेना जो है हमारे हितों के अनुरूप कार्य करेगी। कि अब इनके लिए लोकतंत्र मायने नहीं रखता है, इनके लिए मायने रखता है कि इनके हितों को कौन पूरा कर रहा है। तो ये सेना कर रही है तो इसलिए सेना का ये भी सपोर्ट करते हैं। फिर दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है वह भी लोकतंत्र का यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संगठन यहाँ पर पैरवी नहीं कर रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए। तो ये हमने देखा। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं कि आपने देखा होगा कि परमाणु जो हथियार है वो पाकिस्तान के पास है। पश्चिमी जो देश हैं वे चाहते हैं कि परमाणु हथियार सेना के पास रहें, आतंकवादियों के पास ना जाए। तो इससे क्या है? आतंकवादियों के पास जाने से खतरा पैदा हो जाएगा पश्चिमी देशों को। तो वह अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सेना को यहाँ पर प्रभावी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर या यूं कहा जाए कि सेना का पक्ष लेते हैं। तो परमाणु हथियार को आतंकवादियों के पास जाने के डर के वजह से यह सेना को
सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हो पा रहा है और सैनिक तंत्र जो है पाकिस्तान में क्यों सफल हो रहा है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसे जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।